बात है साहित्य की। साहित्य में किन्नरों की क्या विषय में क्या क्या लिखा गया है, कैसे कैसे उनको प्रस्तुत किया गया है। तो साहित्य में, लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर खासकर जो हिंदी लिटरेचर है उसमें किस तरह से एक ट्रांसजेंडर को किस तरह से प्रस्तुत किया, उनकी परिभाषाएं, उनकी उनकी कथाएं, क्योंकि हर एक जो व्यक्ति का लिखने का अंदाज़ होता है, हर एक का अपना अपना विषय है। हर इंसान अपने हिसाब से लिखता है कि उसके जो मर्म को, उसके जो दिल को छू जाती है, वो उस विषय पे लिखता है। कुछ आर्थिक स्थितियों पे लिखते हैं, कुछ उसके सामाजिक स्थितियों पे, कुछ उसके पर्सनल इश्यूज़ पे, या कुछ एजुकेशन पे लिखते हैं, कुछ पढ़ाई, जो जो जिसके दिल को छूती है उसके हिसाब से हर इंसान ने वो लिखा है, और बहुत उत्तम, बहुत अच्छा लिखा है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग किसी चीज़ को कंडेम करें। कोई भी चीज़ जो लिखा जाता है वो जो लेखक है वो अपने हिसाब से लिखता है, और लेखक को आज़ाद भी रहना चाहिए। लेखक को अपनी लेखनी पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। लेखक को वो स्वतंत्र होना चाहिए। वो लिखता है, लेकिन लेखक का एक और दायित्व भी बनता है कि वो सत्य और जो सत्यता है, जो सत्य चीज़ें हैं, उसको बहुत ही सरल भाव में, सरल भाषा में प्रस्तुत करें, ताकि एक आम इंसान, लेमैन जो है, जो बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ है, जिसको कुछ नहीं पता, वो भी पढ़ सकें। क्यों हम लोग जो सड़क छाप किताबें होती हैं, लोग, एक आम इंसान भी पढ़ता है, क्योंकि वो उन्हीं की लैंग्वेज में लिखी जाती है, उनकी भाषा में, और इसलिए वो मज़े लेकर पढ़ते हैं, और उनको वो उसी जो आधा कचरा होता है उसको वो फॉलो भी करते हैं। बहुत सारी जानकारी, जैसे गूगल बाबा है, उनके पास, उसके यहाँ भी बहुत सारी जानकारी है। तो सत्य कैसे हम लोग जाने कि ये बात सत्य है, उसके लिए हम सब लोगों को, खास करके ट्रांसजेंडर समुदाय को, बाहर आकर अपनी बिना किसी राजनीति से, बिना किसी द्वेष से, बिना किसी ऐसे झगड़े लाग लपेट से बाहर आके वो उस पे बात कहे, सत्य बात कहे। उससे किसी भी समुदाय का कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरा ये अनुभव है। किसी का रोजी रोटी छीनने वाली नहीं है। अगर कोई सत्य बात होती, उससे सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जय होती है, और विजयी भी वही होता है। बात है, अगर हम सत्य बात कहते हैं तो जो हम बात करते हैं तो उससे किसी की रोजी रोटी या पेट पे लात नहीं पड़ती। जैसे मैंने शुरू किया था करीबन कई साल पहले, और जो का से की यात्रा थी, मतलब एक आदमी के से लेकर एक औरत की यात्रा थी, वो उसमें कई लाग लपेट आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बहुत सारे बातें सुनने को मिली, लेकिन ये भी कहा गया कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। मेरे यूनिवर्सिटी में जाने से किसी ऐसे समुदाय विशेष को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उस समुदाय को मेरे पढ़ने से कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, उल्टा इससे फ़ायदा ही होगा। इससे सबका नाम होगा, इससे सभी लोग आगे बढ़ेंगे, तो रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे। पढ़ने से रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा मिलते हैं। अगर जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास कोई कागज़ नहीं है, तो वो इंसान आगे बढ़ने में उसको बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए ये जो परंपराएं हैं, नॉट ओनली ट्रांसजेंडर बेगिंग, बट जो दूसरी तरह की भी चीज़ें हैं,
जो आम इंसानों के साथ हम भी आम हैं, वैसे मैंने ये गलत शब्द इस्तेमाल किया, सब लोग आम हैं, बट जो हम प्रायः देखते हैं कि एक मर्द और औरत भी अगर भीख मांगते हैं तो उनकी भी अपनी मजबूरियां, और सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ाई है, जो जो विद्या है, जो एजुकेशन है, वो उनके पास नहीं है, तो उससे अवसर कम। लेकिन जो अगर बाई चांस कभी मुसीबत में या कभी ऐसे मौका भी आता है अगर भीख मांगना भी पड़ जाए पढ़े लिखे इंसान को, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर जैसा ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो फटाक से उस पे अपना अधिकार जमा लेता है। तो हाँ, इसलिए जो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेशन से क्लियर होती हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा से बहुत सारी बातें एकदम से हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो जैसे हमारे जो साहित्यकार हैं, अगर हम लोग पुरातन काल से लें, साहित्य में अगर संस्कृत साहित्य बहुत पुराने काल से ही हर जगह, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, तो हर जगह हर स्थान पे किन्नरों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दो चार शब्द जरूर लिखे गए हैं, और उनकी महिमा का उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में लिखा गया है। बेशक इतना नहीं लिखा जितना लिखना चाहिए। जो साहित्य है वो हम साहित्य जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि काफ़ी टाइम से हम लोग इस विषय में जो साहित्य लिखा गया है, साहित्य में जैसे किस्से कहानियाँ, वो कहीं ना कहीं हम किसी के द्वारा सुनी हुई चीज़ें, या अगर मैं आपको बोल रही हूँ आप लिखते जाएंगे, और ये पर्सनल एक कहानी जैसी होती है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में आपको उसका प्रूफ चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी भी चाहिए। सपोज़ ये जो आज मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म एडमिटेड बनी है, उसमें ओजस्वी जी जो इसमें जुड़े हुए हैं, ओजस्वी जी ने पहले काफ़ी रिसर्च किया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को खोजा। अगर मैंने अपनी कहानी बताई है तो उससे लिंक्ड, उस चीज़ों से लिंक जो चीज़ें थी वो खोजी हैं। अगर मैंने एडमिशन लिया तो उन्होंने खोजा है, यस एडमिशन लिया तो फॉर्म भी होना चाहिए, उसके साथ जुड़ी और चीज़ें भी होनी चाहिए, टॉयलेट बना है, सेपरेट वॉशरूम बना है, तो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। हाँ, तो उन्होंने जो भी है वो रिसर्च बेस्ड था, उन्होंने रिसर्च किया। आपने देखा हो, जिन जिन लोगों ने एडमिटेड देखा है, फिल्म देखी, उसमें उस ऑन द बोर्ड सब लोग, चाहे वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हो, टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, हर इंसान से बात की, उन्होंने देखा है और सुना है, और उसके साथ साथ नहीं केवल देखना ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स भी निकाले गए। अगर फ़ीस माफ़ हुई तो वो डॉक्यूमेंट्स भी निकाले गए हैं। अगर वेलफेयर बोर्ड बना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं। अगर टॉयलेट बना है तो उसके भी डॉक्यूमेंट निकाले गए। तो ये जीता जागता सबूत आपके सामने एक इतिहास बन के आता है, वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। उसके बारे में मतलब वो उसको झुठला नहीं सकते हम लोग, जो सामने होता है। तो क्योंकि अभी तक जितने भी पुराने हिस्ट्री में भी पहले लिखा गया था, तो अभी हम सिर्फ उन्हीं का आधार मान के लिखते हैं। जैसे मलिक काफूर का है, अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस टाइम पे जो लिखा गया और इतिहास जो लिखा गया वो उनके आसपास के लोगों ने लिखा है। और तुझके जहांगीरी, आईने अकबरी, उन लोगों ने खुद लिखा है। तो कभी कभी ये भी होता है कि वो खुद लिख रहे हैं और ख़ुद के बारे में बता रहे हैं, तो लेकिन उसके ऑथेंटिसिटी में भी डाउट होता है।
तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाउट, जैसे अकबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी है या जहांगीर ने लिखी या शाहजहाँ ने जो लिखवाया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप कह सकते हो वो डाउट भी कर, क्योंकि उन्होंने खुद लिखवाया है। उन्होंने खुद अपने जो उनके लेखक थे उनको उनको सामने बैठा के वो सब लिखवाया है। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे साहित्यकार भी रहे हैं जिन्होंने उसको बायस नहीं रहे, वो बिना बायस होके उन्होंने पक्षपात के लिखा है, तो वो भी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आज जो इतिहास हम जो लिखा जा रहा है, आज जो लिखा जाएगा, वो पहले के हिसाब से, शायद मेरे हिसाब से अभी मैं जो सोचती हूँ कि वो सही लिखा जाएगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे प्रूफ हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो जैसे आज हम सब बात कर रहे हैं, आज हम सब मिल रहे हैं, लेकिन यही 20-25 साल 30 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। आप किसी डेरे में जाकर बात नहीं कर सकते थे, आप किसी डेरे में जाकर किसी से पूछ नहीं सकते थे, डर लगता था। तो ये रेवोल्यूशन है, कम्युनिकेशन जो एक क्रांति आई है, जो सूचना जो प्रसारण है, जो सूचना की एक क्षेत्र में क्रांति आई है, उससे बहुत कुछ हमें बाहर आया। और आपको आज जो हम लोग बात करें, ये भी रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्डेड रहेगा कि मैंने क्या बात की, और 10 लोग जब 20 लोग इस पेज पे आके बोल के गए हैं, सब जब आप लोग रिसर्च करोगे तो 10 के 10 लोगों का आप मिलाप करोगे, मिलान करोगे, और एक निष्कर्ष पे आओगे कि डिस्क्रिमिनेशन का लेवल क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में होता है। तो आपका रिसर्च उससे और ऑथेंटिसिटी होगी। हर इंसान अपना फिर रिसर्च, आप इतने 20 लोगों को आपने इसमें ऐड, पिछले कई दिनों से आप इसमें काफ़ी जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आप सबका आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आप सब लोग देख ही रहे हैं, आप सब उसको छानोगे छन्नी से, और जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये सब एक जैसी हैं, एक चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में हुआ तो सबका स्कूल में हुआ है, कॉलेज में हुआ है, यूनिवर्सिटी तक क्यों नहीं पहुँचे हैं। तो ये सब आपको इन चीज़ों से पता लगे। आज हमारे सूचना क्रांति से ही सब ये संभव हो पाया है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, सारी तो नहीं पढ़ी हैं, मतलब जो किन्नरों के ऊपर लिखी, लेकिन उसमें बहुत अच्छा लिखा गया है। ऐसी बात नहीं, मैं किसी के ये नहीं कहूँगी कि किसी ने गलत लिखा है, कुछ भी है। मैंने आपको जो बोला आपने लिख डाला, आपने फिर 10 लोगों को और भी पूछा होगा। जैसे अनुराग जी यहाँ मतलब यहाँ पे बीच में हमारे हैं, तो अनुराग जी ने पूरे भारत में कई लोगों से मिले होंगे। फिरोज जी भी, आप जितने भी यहाँ गुणीजन बैठे सब लोग कई लोगों से मिले हैं, कई लोगों पर पर्सनली गए भी हैं, उनके साथ रहे भी हैं, चाहे 2 दिन रहे 1 दिन रहे हों, लेकिन उनके साथ सारा दिन बिताया। तो उसकी जानकारी इकट्ठी करके आपने किताब लिखने की कोशिश की है। और मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो हम किताब लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले तो एक इंसान को ही समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर जेंडर आइडेंटिटी को, उसकी सेक्सुअलिटी को, उसके जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर रोल, बहुत सारी चीज़ें मतलब हैं। सिर्फ ट्रांसजेंडर होना ही सब कुछ नहीं कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, इतना ही काफ़ी नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने जैसे अपनी ज़िंदगी शुरू की बचपन से ही, मैंने काफ़ी यहाँ पर पेज पे देखा, सब लोगों का सुना, मुझे लगा कि हमारा जो लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई एक जैसी है। सबके रास्ते बेशक अलग अलग हैं, सबका लेवल अलग हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव है, वो एक जैसा ही हो। स्कूल में बुलिंग है और हैरेसमेंट है, और ज़्यादातर मैंने देखा माफ़ करिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर ट्रांस वुमेन का ही, ट्रांस वुमेन जो एक औरत अपने आप को मानती है, उसके बारे में ही ज़्यादा इसमें चर्चा हुई है। ट्रांस मैन के बारे में चर्चा नहीं हुई है, या मैंने देखा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें ट्रांस वुमेन का ज़्यादा चर्चा हुई है, ट्रांस मैन के बारे में नहीं हुई चर्चा।
ट्रांस मैन भी उतने ही हमारे सहभागी हैं, हमारे साथ के हैं। जैसे मैं एक औरत हूँ, ऐसे ही एक मर्द भी होते हैं। ट्रांस मैन मतलब कि जो पैदा एक औरत के शरीर में होते हैं, लेकिन उनका जो आत्मा होता है, उनका जो बायोलॉजिकल और उनका जो साइकोलॉजिकल सेक्स होता है वो मर्द का होता है। अपने आप को मर्द मानते हैं, जैसे हम अपने आप को औरत मानते हैं। तो मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो आप बैलेंस में रखिए। मतलब और भी लोग भी हैं जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर एक तो स्पेक्ट्रम है, जेंडर एक अम्ब्रेला है। इसमें सिर्फ ट्रांस वुमेन नहीं आती हैं, सिर्फ इसमें खाली एक किन्नर या ट्रांसजेंडर या हिजड़ा या खुसरा, जिन जो भी आप बोलते हैं वो सिर्फ नहीं आते, लेकिन ट्रांस मैन भी आते हैं। जेंडर न्यूट्रल लोग भी होते हैं, जेंडर फ्लूइड भी होते हैं, बहुत सारे। उनकी भी सुनना चाहिए कि वो क्या मतलब क्या वो क्या क्या वो लाइफ में फेस कर रहे हैं, क्या क्या वो मुसीबतें झेल रही हैं। क्योंकि हम लोग रिकॉग्नाइज हैं, हम लोगों को दूर से देखते ही इंसान पहचान देते हैं कि इसके लंबे बाल हैं, साड़ी पहनी, सूट पहना है, तो ये हिजड़ा होगा, ट्रांसजेंडर होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांस मैन हैं, और ट्रांस मैन तो एक लड़कों जैसे रहता है, लड़कों जैसा उसका बिहेवियर रहता है उसका, क्योंकि वो मर्द सत्ता की ओर खिसक रहा होता है, मर्द सत्ता की तरफ जाता है। तो और हम मर्द सत्ता से नीचे की तरफ आते हैं। जो लोग मर्द सत्ता की तरफ अग्रसित होते हैं उनका कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं बोलूँगी यहाँ पर मैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जाता है। उनको ना चाहते हुए भी एक्सेप्टेंस मिलती है जब तक उनकी शादी ना हो। क्योंकि हमारी किस्से कहानियों में ज़्यादातर मर्दाना ही दिखाया गया औरत को भी। जैसे एक है महारानी लक्ष्मीबाई का, उनका खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। उसमें भी जो पैरामीटर है, जो उसका जो पैरामीटर रखा गया वो मर्द का ही रखा गया, क्योंकि वो मर्द जैसा अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, मर्दों जैसा रह रही है, मर्दों जैसा बिहेवियर है उसका, तो वो मर्दों सत्ता में बैठने लायक भी है। तो जिस तरह से तो ट्रांस मैन का ये होता है कि वो मर्द सत्ता की ओर अग्रसित होता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस रहती है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि उनको पूर्ण रूप से एक्सेप्टेंस है, लेकिन जब शादी की बारी आती है या शादी का टाइम आता है तो उस टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उस समय उनकी पहचान को नकार दिया जाता है। ना तो वो घर से भाग पाते हैं, ना ही वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और एक तरह से जो शादी का जो बोझ है वो अपने कंधे पर लेकर घूमते होते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे इसमें इस टॉक में भी अभी कुछ मित्र जुड़े हैं, ट्रांस मैन हैं, वो जुड़े हैं इसमें अभी वो सुन रहे हैं। तो उनकी बात होना भी ज़रूरी है कि उनको कैसे वो वेदना, किस तरह से दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन जो ट्रांस वुमेन है वो मर्द सत्ता को ललकारते हुए या मर्द सत्ता को छोड़ते हुए दूसरे जेंडर पे ना आकर तीसरे जेंडर पे आ जाते हैं। अपने आप को वो औरत मानते हैं, लेकिन औरत फिर भी उनको कोई स्वीकार नहीं करता, वो थर्ड जेंडर हो जाते हैं, तीसरे पंक्ति पे आ जाते हैं, वो दूसरे पे भी नहीं रहते हैं। तो ये एक त्रासदी है। इफ़ आई एम अ थर्ड जेंडर देन हु इज़ फर्स्ट जेंडर? अगर मैं थर्ड जेंडर हूँ तो पहला जेंडर कौन है? आप मर्द है या औरत है, ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि हमें तो तीसरे नंबर पे रखा गया है, और मर्द और औरत के आपस में ये आपको डिसाइड करना होगा कि पहला जेंडर कौन है। तो ये जो साहित्य में है, इस तरह की चीज़ें को बहुत अच्छी तरह से उकेरना चाहिए, लिखना चाहिए। ट्रांस मैन के बारे में भी लिखना चाहिए, उनकी किस्से कहानियाँ, उन्होंने किस तरह से अपने आप को अपने वजूद को बरकरार रखते आगे बढ़े हैं। बहुत आज का आने वाला जो समय है, ट्रांस जो मैन उनकी जो आइडेंटिटी, वो हिजड़ा तो अपने कहलाएंगे नहीं, ना ही वो लोग अपने आप को किन्नर कहलाएंगे, ना ही वो खुसरा, क्योंकि वो उस पंक्ति में या उस परंपरा में आते ही नहीं हैं। जो ट्रांस मैन है वो हिजड़ा ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते, वो उस परंपरा को ज्वाइन नहीं करते, वो बधाई में नहीं जाते हैं। सिर्फ जो ट्रांस वुमेन है वही जाते हैं, क्योंकि
वो उनको घर से निकाल दिया जाता है और उनके पास कोई और आय का साधन नहीं रहता है, इसलिए वो हिजड़ा परंपरा को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ट्रांस मैन के साथ ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं अगर घर से भागेगा भी तो वो दूर जाके कहीं किसी और शहर में जाके एक आदमी की ज़िंदगी जिएगा, और सर्जरी करवा के वो उसका ध्यान इसी पे रहता है कि वो अपना सर्जरी करवा के एक आदमी की ज़िंदगी जिए। वो अपने पासपोर्ट पे, वो अपने आधार कार्ड पे, वो अपने वोटर कार्ड पे कभी ट्रांसजेंडर लिखवाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को मर्द मानता है। और हम जो लोग हैं, हम, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लिखा गया है, तृतीय प्रकृति में ज़्यादातर वुमेंस के, हमें भी ज़्यादातर लोग औरत की तरह ही देखना चाहते हैं, और इसी के बारे में ही चर्चा होती है बार बार कि औरत जैसा मतलब दिखना। शिखंडी जो था वो ट्रांस मैन था, वो अपने आप को आदमी मानता था, एक औरत के शरीर में पैदा होकर अपने आप को आदमी मानता था, तो वो ट्रांस मैन है। इसलिए भीष्म पितामह ने उनको कहा कि तुम तो औरत हो, इसलिए उन्होंने औरत समझ के उन पर तीर नहीं चलाए, और अर्जुन को मौका मिला अपना गांडीव उठाने का और भीष्म पितामह को मारने का, क्योंकि बीच में शिखंडी था। तो शिखंडी जो ट्रांस मैन थे, और कृष्ण जब किन्नर बनते हैं तो वो ट्रांस वुमेन बनते हैं। अर्जुन जब ब्रह्मला बनती हैं या किन्नर बनते हैं तब भी वो ट्रांस वुमेन बनते हैं, मेल टू फीमेल। या हम इनको जेंडर फ्लूइड भी कह सकते हैं कि कभी वो औरत बन जाते थे या कभी वो मर्द बन जाते थे, जेंडर फ्लूइड होते थे। तो इस तरह की, और कृष्ण कई जगहों पे किन्नर बने हैं। तो इनके बारे में भी आप सबको लिखना होगा। इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत कम पढ़ा है साहित्य में। इन विषयों पर भी लिखना चाहिए, और जेंडर आइडेंटिटी को बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रस्तुत करना होगा। जेंडर तो हमारे दिमाग में है, जेंडर हमारे यहाँ है, जेंडर अंडरवियर में नहीं है। अंडरवियर में सेक्स होता है। सेक्स माने कि हमारा असाइंड, बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी, हम किस शरीर को लेकर पैदा होते हैं इस दुनिया में। जब आते हैं तो एक शरीर लेकर पैदा होते हैं, खाली शरीर। वो बच्चा जब पैदा होता है, जब बाहर आता है, तो ये चिल्लाते हुए या बोलते हुए नहीं आता कि मैं लड़का आ गया हूँ या मैं लड़की आ गई हूँ या मैं इंटरसेक्स हूँ। 3 लोग पैदा होते हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मतलब कि जो द्विलिंगीय हो या उनका जो बायोलॉजिकल पार्ट है वो असाइंड ना हो या कंफ्यूजन वाला हो। तो इसमें ये 3 लोग पैदा होते हैं, और तीनों ही अपनी, उन तीनों लोगों की सेक्सुअलिटी, तीनों लोगों का जेंडर, तीनों लोगों का जेंडर रोल, तीनों लोगों के जेंडर एक्सप्रेशन, उनका हर चीज़ अपने अलग हो सकता है। एक मेल गे भी हो सकता है, एक मेल ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, एक मेल बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, एक वुमेन जो है वो लेस्बियन भी हो सकती है, एक वुमेन ट्रांसजेंडर भी हो सकती है, एक वुमेन बाइसेक्सुअल भी हो सकती है। इसी तरह जो इंटरसेक्स पैदा हुआ है वो अपने आप को मेल आइडेंटिफाई भी कर सकता है, वो अपने आप को औरत भी आइडेंटिफाई कर सकता है, वो अपने को इन दोनों में ना भी आइडेंटिफाई कर सकता है, या वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। कई तरह से ये सेक्सुअलिटी है। मतलब सेक्सुअलिटी और जेंडर में ये फ़र्क है कि जेंडर मतलब कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरी सामाजिक पहचान क्या, मैं समाज में अपनी क्या पहचान रखता हूँ। और सेक्सुअलिटी माने कि मैं किसकी तरफ आकर्षित होता हूँ, मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा रुझान किधर है, मेरा आकर्षण जो शारीरिक आकर्षण है वो किसकी तरफ है, मेल की तरफ, फीमेल की तरफ, या दोनों की तरफ है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं, दे कैन बी अ बाइसेक्सुअल, दे कैन बी अ लेस्बियन, दे कैन बी अ गे, कुछ भी, या एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल जिसका मतलब किसी की तरफ रुझान, मतलब कोई आकर्षण ना हो। वो पैन सेक्सुअल भी हो सकते हैं, जो किसी एक के साथ ना चिपका, मतलब पैन सेक्सुअल मतलब कि वो किसी एक बंदे के साथ स्टिक ना हो, वो किसी को भी पसंद कर सकता है, किसी भी घड़ी में किसी को भी, उसके सामने कोई भी आवे उसको सब पसंद। एसेक्सुअल होते हैं जिसको कोई ज़्यादा आकर्षण, शारीरिक आकर्षण ना हो, वो इमोशनल अटैचमेंट होती है उसके अंदर शारीरिक से ज़्यादा उसके मानसिक जो है, उसके बौद्धिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे, या क्योंकि हर जो सेक्सुअलिटी वो भी अम्ब्रेला है।
गे है जो, वो भी एक अम्ब्रेला की तरह है। लेस्बियन है, उसमें भी एक अम्ब्रेला है। ए सेक्शुअल वो भी अम्ब्रेला है। बाईसेक्सुअल है वो भी अम्ब्रेला है। ट्रांसजेंडर है वो भी अम्ब्रेला है। हम लोग सिर्फ आज तक यही जानते आए हैं कि मर्द औरत होता है, ये दोनों एक दूसरे का तरफ आकर्षित होते हैं, बस बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कुआं था, ये तो सिर्फ जैसे कुआं होता है ना, ट्यूबवेल जैसे, वो था। लेकिन दुनिया ने समुद्र को जाना ही नहीं। समुद्र तो इससे भी बड़ा है। सेक्सुअलिटी का समुद्र बहुत बड़ा है, जेंडर आइडेंटिटी का समुद्र बहुत बड़ा है। एक अथाह सागर है जिसमें आप डुबकी लगाओगे तो आप खुद, इतने सारे लेखक बैठे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे वेदों में एक चैप्टर में आपको आपको एक मंत्र उसकी व्याख्या लिखी होगी, दूसरे चैप्टर में उसकी व्याख्या अलग से लिखी जाएगी। आप कंफ्यूज हो जाएगी, पहले चैप्टर में ये लिखा था, दूसरे चैप्टर में ये लिखा है, तीसरे चैप्टर में इसका उल्टा ही लिखा होगा। तो एक नादान इंसान, एक नादान जो, जिसको ज़्यादा समझना या क्षुद्र बुद्धि होगा जो, तो उसको समझ नहीं आएगा कि मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों लिखा गया था वहाँ पर और यहाँ पर क्यों लिखा गया है, और आगे आने वाले चैप्टर में वो क्यों लिखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी होगी। ट्रांसजेंडर आपको आज ये बोल रहा है, कल को कुछ और भी हो सकता है। वो कहेगा कि मेरा फीमेल की तरफ अट्रैक्शन है, कल को बोलेगा नहीं मेरा तो मेल की तरफ अट्रैक्शन। सो जेंडर तो जेंडर के साथ सेक्सुअलिटी फ्लूइड होती है। सेक्सुअलिटी तरल एक पारे की तरह होती है, वो बदल भी सकती हैं और फिक्स भी हो सकती हैं क्योंकि हर इंसान का सेक्सुअलिटी और जेंडर अलग है। आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो भी अलग अलग, उनका फिंगरप्रिंट्स हैं। एक उंगली का दूसरे फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होता है। आपके फ़ोन में भी जब आप फिंगरप्रिंट्स लगाते हो उस पर फ़ोन खोलने के लिए, तब भी अगर दूसरी फिंगर का लगाए तो खुलेगा नहीं। तो इसके बारे में आपको जानना होगा, पहचानना होगा। और ये बहुत बड़ा समुद्र है, एक अथाह सागर है ज्ञान का, ये भी ज्ञान है। इट्स नॉट डिसऑर्डर, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये इट्स वेरी मच इन ऑर्डर। ये कुदरत ने ऐसा ही बनाया। कुदरत ने बहुत बड़ा एक प्रपंच रचा हो जिसको समझना इंसान के वश की बात नहीं है। वायरस को इंसान नहीं समझ सकता, जैसे वायरस को नहीं समझ पाया आज तक कि वो मरा है या जीवित है। वायरस ना तो मरा होता है ना जीवित होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। वो आप डाल वो पात हैं। तो इसी तरह जेंडर है और जो सेक्सुअलिटी, ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको समझना एक घंटे के कार्यक्रम में, या मैं एक कई बार चीज़ें दिमाग में आती नहीं है। हम लोग बार बार व्याख्यान दे रहे हैं, अपना स्पीच दे रहे हैं, कई बार कोई चीज़ आती नहीं दिमाग में और कॉन्शियस हो जाता माइंड कि हम लोगों को कोई सामने है नहीं, देखने वाले सुनने वाला नहीं है। तो इंसान का माइंड जो कॉन्शियस हो जाता है और बहुत सारी बातें ध्यान में नहीं आती कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। यस सीमा जी, कुदरत अनंत है और जो हम लोग सनातन है। सनातन मतलब जो स्टेगनेंट नहीं होता, एक जगह ठहरता नहीं है। और इसी तरह जब ये जो कुदरत है ये सनातन है, तो हमारी हर चीज़ सनातन है। हम लोग स्टेगनेंट एक जगह ठहरती नहीं वो चीज़। जेंडर आइडेंटिटी भी, आज मैं कहूँ कि मैं ट्रांस वुमन हूँ, एक औरत हूँ, कल को कोई आके ये बोलेगा कि मैं ट्रांस मंकी हूँ या ट्रांस बियर हूँ, ट्रांस भालू हूँ, ट्रांस गधा हूँ, ट्रांस डोंकी हूँ, ट्रांस स्नेक हूँ, ट्रांस गरुड़ हूँ, तो आप कहोगे ये पागल हो गए इंसान, इसको साइकेट्रिक के पास ले जाना चाहिए। और ये काम तो मेरे साथ पहले भी हो चुका था बहुत बारी, सारे ट्रांस लोगों को, सारे LGBT लोगों के साथ जो करेक्शन थेरेपी होती है ना, ये हम लोगों को अपनी उम्र में झेलना पड़ते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे जो रिश्तेदार हैं, कहीं भी कोई भी, वो हमें करेक्ट करने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाते हैं। करेक्शन थेरेपी होती है। लेकिन डॉक्टर तो जो अच्छा डॉक्टर होगा, जो समझदार, जिसने अच्छा पढ़ा होगा, वो तो हंसेगा कि। और ये हमारी जो एक मैं इसका एग्जांपल दूँ, एक बच्चा था 15-16 साल का, उसके माँ बाप मेरे पास आए, ये 2014-15 की बात होगी। तो कहते हम अपने बच्चे को ठीक करना है, मतलब ये अपने आप को लड़की मानता है तो इसको ठीक करना है। तो मैंने कहा ये शायद मेरी बात तो मानेंगे नहीं, क्योंकि किसी का केस हो जाए तो वो काले कोट वाले की सुनता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर की सफ़ेद कोट वाले की सुनता है। तो इस तरह की कश्मकश में हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। तो मैं उसको PGI, जो चंडीगढ़ में PGI है, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास लेके गए
उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर बासु, तो उनके पास लेके गए और पेरेंट्स ने वही कहा कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो आप प्लीज़, क्योंकि और वो गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा दिन रात यही सोचता है मैं लड़की हूँ, मुझे सर्जरी करवाना है, मुझे ठीक मतलब मेरे को लगता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। तो डॉक्टर ने कहा ये जो बच्चा है ये बिल्कुल सही है, ये बच्चा वही कर रहा जो उसको कुदरत करा रहा, लेकिन सही तो आपको होना है, आपको एक्सेप्ट करना आपके बच्चे को कि वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो डॉक्टर ने उसके काफ़ी सारी काउंसलिंग की और डॉक्टर ने उन्हीं को ही समझाने की कोशिश की, ना कि बच्चे को कुछ नहीं समझाया। बच्चे को कहा कि आप जियो, अपनी ज़िंदगी जियो जैसा जीना चाहते हैं, बिकॉज़ वो बच्चा खुद नहीं ऐसा कर रहा है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा कि मैं साड़ी पहन के सूट पहन के आपके सामने या समाज में जाऊं, ये किसी के बस में नहीं होता है। ये एक अलौकिक या एक सामान्य घटना है जो कुदरत में होती है। जब हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ईंट के भट्टे में जाएं, ईंटें बन रही होती हैं, मिट्टी से ईंट बनती है, घड़ा बनता है या कुछ भी बनती हैं, तो ईंट को पकाया जाता है। कुछ ईंटें टेढ़ी हो जाती हैं, कुछ सीधी होती हैं, तो सीधी ईंटों से मकान बनता है। लेकिन बीच बीच में आपने ध्यान से किसी मिस्त्री को देखा होगा, वो बीच में टेढ़ी ईंटों को भी फिट करने की कोशिश करता है और वो ईंटें फिट हो जाती हैं। इसलिए जो टेढ़ा है वो तो कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा, तो सीधा कहीं फिट नहीं होता है। सीधा हमेशा काटा जाता है पहले ही, और जो टेढ़ा होता है वही फल देता है, वही छाया देता है। ये प्रकृति ही टेढ़ी है, इसको समझना इतना आसान भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने साहित्य में लाना होगा। और जो मैं बात कर रही थी कि हम लोग ट्रांस मंकी हैं, ट्रांस बियर हैं या ट्रांस गरुड़ हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। ये आप पढ़िए, रामायण महाभारत या कुछ भी आप पुराणों में पढ़ते हैं, जामवंत का किस्सा आता है, हनुमान का किस्सा आता है, गरुड़ का किस्सा आता है, गणेश जी का किस्सा आता है। ये हमारे पूजनीय हैं, हम इनको पूजते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, हमारे देवता हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसे इंसान कभी हो सकते हैं? जैसे आप हमें बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी औरत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि गरुड़ भी, एक इंसान गरुड़ बन जाए? तो लेकिन ऐसा होता था, ऐसा होता है प्रकृति में। कोई भी इंसान किसी तरह भी पैदा हो सकता है, वो ये मान सकता है कि मैं गरुड़ हूँ। और इसमें ये अभी रिसर्च बेस्ड है। कुछ मैंने कहीं पढ़ा था कि इस तरह की बातें दुनिया में बाहर आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी को बोलना कि मैं गधा हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं गधा हूँ तो कोई मुझको स्वीकार नहीं करेगा और मेरे ऊपर हंसेगा, वो कहेंगे ये पागल हो गया। और मैं बोलूँ गरुड़ हूँ तो कहेंगे, मुझे कहेंगे तो उड़ के दिखा। तो ये सब चीज़ें, जैसे आप कह रहे हैं कि तुम अगर औरत हो तो बच्चा पैदा करके दिखाओ या बच्चा पैदा करके दिखाओ, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सहनशील हैं या सेंसिटिव हैं बहुत, तो आपको हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से भी जानना होगा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत महीन पॉकेट्स हैं। उस महीन पॉकेट्स में हर तरह की फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, दुख की, सुख की, रोने की। एक ही दिमाग, सिर्फ ये नहीं कि वो सारा एक ही दिमाग काम कर, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, महीन पॉकेट जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे सकती। और वो हमारी इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग बना रखी कुदरत ने, उस प्रोग्रामिंग के आगे सारा कंप्यूटर भी फेल है। तो इसलिए हमारे ये सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, और ये हार्डवेयर है नीचे जो शरीर का बाकी हिस्से। इसलिए हम अपने हमारे सॉफ्टवेयर को बचाने की कोशिश करते हैं। और उसमें जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो हम लोग हेलमेट पहनते हैं। अगर हेलमेट
इसलिए अगर हम लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को नुकसान ना हो। अगर वो नुकसान हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। शरीर के अंग तो कट फट जाएं, लात काट दो, बाजू काट दो, किडनी ख़राब हो जाए एक, या कुछ भी हो, किडनी से भी कई दिन जी सकता है, डायलिसिस पे जी सकता है, कुछ भी। हमारे सारे शरीर के अंग के कारण हम कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ब्रेन के कारण तो एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ब्रेन डेड हो जाता तो मृत घोषित हो जाता है। तो इसलिए जैसे मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम रहती है पीठ में, जो रीढ़ की हड्डी में डिस्क की प्रॉब्लम मुझे, तो उसकी जो नसें हैं वो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं सारी, और वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक ब्रेन में जा रही हैं। अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं वो सारी नसें फंस गई या उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो ब्रेन से उसका मैसेज आना बंद हो जाएगा और हमें पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारा कुछ जो दारोमदार है वो हमारे ब्रेन में है। शरीर के नीचे जो अंडरवियर में जो हमारे सेक्स है, जो हमारे बायोलॉजिकल शरीर है, उसका कुछ भी इतना मजाल नहीं कि वो ब्रेन के ख़िलाफ़ चले। ब्रेन ही डिक्टेट करता है, ब्रेन ही उसको निर्देशित करता है कि शरीर कैसे चलेगा। हमारा अगर किसी महिला के प्रति आकर्षण भी है या पुरुष के प्रति, तो आकर्षण होते होते इरेक्शन भी होता है। तो इरेक्शन कैसे होता है? जब ब्रेन में कोई संदेश जा रहा है नीचे, तभी तो इरेक्शन होगा। बिना संदेश के तो वो संदेश कौन पहुंचा रहा है? वो आनंद कहाँ से आ रहा है? वो हमारे ब्रेन के अंदर जो पॉकेट्स हैं आनंद वाली, उस आनंद वाली पॉकेट से ही वो हमें आनंद की सूचना मिल रही है। अदरवाइज ऐसा तो हम लोग लघु शंका जाते हैं, हम दीर्घ शंका जाते हैं, हमें आनंद आता अगर हमारे लघु शंका करने के बाद या दीर्घ शंका, वो सब ब्रेन में। अगर मेरी रीढ़ की हड्डियाँ, मेरे पाँव में दर्द है, हम पेन किलर खाते हैं तो पेन किलर से दर्द नहीं जाता है, हमारा दर्द ख़त्म नहीं होता, वो जख्म नहीं भरता है। वो सिर्फ क्या करता है, वो ब्रेन में जो दर्द पहुंचाने वाले संदेश होते हैं ब्रेन से, और जो शरीर में जो चोट लगी वहाँ से ब्रेन की तरफ जो संदेश जा रहे हैं उसको रोक देता है, उस संदेश को जाने से बंद कर दे। लेकिन घाव तो कभी ठीक नहीं होता। घाव ठीक, जैसे ज़ुकाम है तो ज़ुकाम में आप पेन किलर खाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, ज़ुकाम तो ठीक नहीं होता। आज कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको दवाइयाँ थोड़ी दी जाती हैं, दवाई बनी ही नहीं तो दवाई कहाँ से दें? उनको आइसोलेट किया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि वो जो ज़ुकाम है, जो सर दर्द है या उनको और फीवर है, वो 14-15 दिन में ठीक हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम लोग ऐसी प्रकृति में रहते हैं, ऐसे जगहों पे रहते हैं जिनको मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। मैं कई बार, आप ऐसी जगह पे चले जाओ कि आप विराट प्रकृति को निहार रहे हो, आपको नहीं पता कितने। आप अमेज़न के जंगलों में चले जाओ, अमेज़न के जंगलों में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, और उसमें छोटे से छोटे पेड़ भी हैं, लेकिन वो जो पेड़ हैं, वो वनस्पति है, वो जद्दोजहद करती है एक से ऊपर एक बढ़ने की, सूर्य की तरफ जाने की। लेकिन सूर्य को तक तो कोई नहीं जाता, लेकिन वो बढ़ने की कोशिश है। जितने वो आगे बढ़ते हैं पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता इतने बड़े पेड़ कैसे हो गए। लेकिन रिवेलरी है, एक संघर्ष है जीवन का, और जीवन का संघर्ष सिर्फ इंसान के वीर्य में नहीं, हमारे शुक्राणु में नहीं, वो हर जगहों पे है। हमारे जो जीवन की लड़ाई है, हमारे जो जीवन का संघर्ष है, वो हमारे शुक्राणुओं से शुरू हो जाता है। जब शुक्राणु योनि में जाते हैं तो उसमें दौड़ शुरू हो जाती है कि वो योनि में जो एग है, जो अंडा है, वहाँ तक कौन पहले पहुँचेगा, और जो अंडे के साथ जो आलिंगन करता है वो अंदर जाके दरवाज़ा ही बंद हो जाता है, तो बाकी करोड़ों जो लाखों जो शुक्राणु वो मर जाते हैं। तो ये हमारे जीवन की लड़ाई जो है, संघर्ष है, वो हमारे जीवन से पहले शुरू हो जाता है और अंत तक, जीवन के लास्ट स्टेज तक, अंतिम जो संस्कार है तब तक रहता है। तो ये जो संघर्ष है ये हमारे अंत तक रहता है, और यह हर चीज़ में, सिर्फ इंसानों में नहीं, ये हर वनस्पति में हो, चाहे वो जंगल में मतलब
मैं सिर्फ इंसान की बात, मैं जीव की बात करूं, जीवों में संघर्ष रहता है। और फिर हमारे जो हम किन्नर समाज या ट्रांसजेंडर समाज है, उनमें संघर्ष की जो लेयर है वो ज़्यादा हो जाती है। आम आप गारंटेड, आपको सब कुछ गारंटेड मिला है, एक पुरुष को एक औरत को सब कुछ गारंटेड मिला है। आपको पैदा होते ही वो सारी चीज़ें गारंटेड हो गई कि आप पुरुष हो तो आपको सर मर्द सत्ता में रहना है, एक औरत है तो द्वितीय पायदान में रहना, आपको अपने घर के काम काज ये सब। लेकिन तृतीय पंक्ति में जो पैदा हुआ, तीसरी पंक्ति, उसके लिए तो कुछ गारंटेड नहीं है। माँ बाप सारे समाज कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन पैदा होते ही कंफ्यूजन हो जाती है। आप सोचो, मर्द होने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है, औरत होने में भी कंफ्यूजन नहीं, वो बच्चा पैदा करेगी, घर संभालेगी, मर्द पैदा करेगा, कमाएगा। लेकिन हम जैसे पैदा हो गए, वो कंफ्यूजन क्यों? क्या जो प्रकृति का जो आगे बढ़ाने के लिए है, जो विकास करना है, जैसे हम संतान उत्पत्ति नहीं कर, जो संतान उत्पत्ति ना करे, क्या वो उसको फेंक दिया जाए? या जो किन्नर, ऐसा नहीं कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, बहुत हम लोग, मैंने पहले कहा जेंडर इज आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी भी होती है, तो उसका आकर्षण किसी की तरफ भी हो सकता है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर मैरिड भी हैं, बहुत सारे लोग बच्चे वाले हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते हैं वो ट्रांसजेंडर नहीं है, वो ट्रांस ही हैं। वो अपनी आइडेंटिटी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो समाज के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो ट्रांस के लिए जो जब इंटरसेक्स पैदा होता है, उसके साथ कोई गारंटेड नहीं रहता। और जो बाद में जो ट्रांस लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, फीमेल और मेल, उनका तो और भी दुखद परिणाम रहता है। इंटरसेक्स के साथ कम से कम ये रहता है, आप सब लोग यही मानते थे आज तक कि इंटरसेक्स पैदा होते हैं तो बेचारे करके उनको, यार तो कुदरत की मार है, कुदरत ने ऐसा पैदा किया। लेकिन भेदभाव तो ज़्यादा ट्रांस लोगों के साथ, जो बाद में आइडेंटिफाई करते हैं, उनके साथ ज़्यादा रहता है कि ये साला मर्द था, ये मर्द था तो औरत क्यों बन गए, या औरत थी तो मर्द क्यों बन गया। तो ये ज़्यादा भेदभाव, जो मैंने कहा ना गारंटेड जो होती हैं, वो चीज़ों के साथ सोच विचार कम होता है, उनके साथ सोचना विचारना कम होता है। लेकिन जो बाद में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं 4-5 साल की एज में, उनके साथ भेदभाव ज़्यादा शुरू होता है। तो साहित्य में इस तरह की वर्णन नहीं है। साहित्य में साहित्य को थोड़ा सा साइंटिफिक भी रहना चाहिए, मतलब कि आपको साइंटिफिकली भी, ठीक है, उसकी जो व्यथा है, उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो कहानी है वो लिखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी लिखनी चाहिए कि जैसे सत्य पे लिखना, जैसे कोई घर से उठा के ले आए, बचपन में उसको उठा ले आए, या ऐसा बहुत कम रेयर होता है। ज़्यादातर तो लोग बाद में अपने आप को घर से निकाल दिए जाते हैं या निकलने पर विवश हो जाते हैं। तो उनकी कहानी उसी एज इट इज़ ही लिखना चाहिए कि उनको मतलब कि उनके जीवन को वैसे ही वैसा लिखना चाहिए, ना कि उनको हिजड़े गए थे तो उन घर से उठा लाए, ऐसा पैदा हुआ था वैसा। ठीक है, बहुत लोग पैदा भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ट्रांसजेंडर की है, वो बाद में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं इस प्रकृति में। व्हाट इज़ अननेचुरल इज़ ऑल्सो नेचुरल, विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वो भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए इसको हमें समझना होगा, और साइकोलॉजिकली हमें इसको समझना होगा कि ये तो सारी गेम जो है वो साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल बहुत कम है। बायोलॉजिकल तो बाद में चेंज होता है जब हम सर्जरी वगैरह करवाते हैं, लेकिन पहले ये तो साइकोलॉजिकल, इसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, इसी प्रॉब्लम में गुजरते हैं सारी ज़िंदगी। स्कूल में, कॉलेज में हरासमेंट होता है, और जब कुछ ना चारा मिला तो भाग जाओ घर से, या आत्महत्या कर लो। आजकल आत्महत्या का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोग छोटी छोटी बातों में ही आत्महत्या करने लग जाते हैं। और हम जैसे बच्चे, जो सोचो जिन्होंने इतना सारा दुख झेल लिया है, वो लोग भी आत्महत्या, हमारी सब लोगों की ज़िंदगी में आत्महत्या का एक पड़ाव तो आता ही है। महिला और औरत के जीवन में शायद ना भी आए सबके, लेकिन जो LGBT कम्युनिटी है उनके साथ तो ये एक बिल्कुल ये ट्रॉमा बना ही रहता है कि आज मर जाऊँ, कल मर जाऊँ।
आज मुझे मैं घर से ना निकलूं, अगर मैं साड़ी पहन के निकल तो चार लोग क्या कहेंगे, माँ बाप भी क्या बोलेंगे, सब कुछ है। और किसी ने छक्का बोल दिया, हिजड़ा बोल दिया, टेम्पो बोल दिया, मामू बोल दिया, तो और भी बहुत मुश्किल आ जाती हैं। लेकिन जो घर से भाग गए हैं, जो इन सब चीज़ों को सह रहे हैं, घर में जो रहने वाले बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी ये ट्रॉमा बहुत फेस करना पड़ता है। जो घर में अपने माँ बाप के साथ, उनको बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि वो आज़ाद नहीं, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त भी बचाना चाहते हैं, अपने भाई बहन की भी। तो वो बहुत दिक्कत में रहते हैं, उनको कश्मकश रहते हैं, भाग जाओ, कम से कम मैं सब कुछ झेल लूँ लेकिन मेरे माँ बाप ना झेलें, मेरे भाई बहन ना झेलें। तो और जो घर से चले गए हैं उनका ये रहता, चलो पिंजरे से तो निकल गए हम लोग, पिंजरे से निकलने के बाद जो मर्जी बोले हमें क्या फ़र्क, मेरे कौन सा तुम रिश्तेदार हो, छक्का बोलो, हिजड़ा बोलो, मामू बोलो, मेरे क्यों क्या, मैं दांत निकाल के आगे बढ़ जाऊंगी, हंस के निकल जाऊंगी आगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ मेरे तो कोई परिवार है ही नहीं अब, मैं तो घर में रहती नहीं, मुझे है ना, गाली दोगे तो अपने लिए दोगे, लेकिन जब तक मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा है, अगर माँ बाप को कोई गाली देता है तो बहुत चुभती है। ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है। विकास जी, आत्महत्या से तो कोई बड़ा कोई कायरता नहीं होती, लेकिन कायरता इसके भी मैं कहूँगी कि कायरता क्यों हो जाता है, कायर कौन बनाता है, कायर तो समाज ही बनाता है, कायर कोई और कोई नहीं बनाता है, सिर्फ समाज के लोग ही हैं। हम लोग तो हिजड़ा हिजड़ा तो हिजर से बना है, हिजर क्यों हुआ, बिछोड़ा क्यों, क्यों हमने सेपरेट कर दिया गया, वो हिजर क्यों लेना पड़ा हमें, क्यों बिछड़ना पड़ा, क्योंकि समाज करके। अगर आप सोचो एक दिन रोटी ना मिले, 2 दिन रोटी ना मिले, या घर से निकाल धक्के या थूका जाए, मूता जाए, मतलब सेक्स करने के बाद में मूत दिया जाए, ऊपर से उसको मारा जाए, पीटा जाए, उससे बड़ी ग्लानि और आत्मग्लानि जो होती है, अगर सपोज़ मेरे साथ अगर बलात्कार हो, ये तो बलात्कार हुआ है कई बारी, लेकिन ये भी हुआ है कि लोगों ने बलात्कार करने के बाद पेशाब भी किया, तो इससे बड़ी ग्लानि क्या होगी। आप क्या सोचोगे यार, मैं तो इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है अगर आपके ऊपर कोई पेशाब कर जाए, मेरे लिए तो मरना ही है, इससे बड़ा मरना ही है अब तो यार इस दुनिया में। क्यों, आई एम इन राइट जेंडर, मैं बिल्कुल राइट जेंडर में हूँ, बट आई एम इन रॉन्ग वर्ल्ड, मैं गलत दुनिया में पैदा हो गई इस दुनिया में। इससे अच्छा तो मैं जंगल में होती, कम से कम जानवर मेरे को भेदभाव तो ना करते, सिर्फ खाते ही ना, मेरे को चिपक जाते, लेकिन ये तो ना बोलते ना, अच्छी तुम हिजड़ा हो, तुम ये हो, तुम नीच हो, ये तो ना होता। शेर अगर खाता तो अपनी भूख मिटाता, लेकिन यहाँ तो नोचने वाले हैं, यहाँ तो मेरे शरीर के साथ मेरा मुखौल करने वाले, इसे ऐसा बहुत सारे मेरे जो जंगल में जानवर है वो सिर्फ आपके शरीर को खाते हैं, लेकिन संसार में इस दुनिया में जो आदमी औरत के बीच में रहना, वो शरीर को भी खाते हैं और आत्मा को भी लज्जित करते हैं, ये दोनों करते हैं। ये मेरे प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, ये सब मेरे साथ हुआ है, तो मैं क्यों ना बोलूँ। तो ऐसे संसार में अगर मैं गलत शरीर में नहीं पैदा हुई, मैं बिल्कुल राइट जेंडर में पैदा हुई, मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन गलत संसार में पैदा हो गई, जहाँ पर किसी को जेंडर आइडेंटिटी का नहीं पता, किसी को सेक्सुअलिटी का नहीं पता, किसी को जेंडर रोल नहीं पता, जेंडर एक्सप्रेशन नहीं पता। और हम लोग संविधान पढ़ते हैं, हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, राइट टू एक्सप्रेशन, हमें फ्रीडम है। तो फ्रीडम किस चीज़ की है, जब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, जब आप साड़ी नहीं पहन पा रहे, आप पैंट नहीं पहन पा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, आप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से धर्म नहीं बदल सकते, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से दफनाए भी नहीं जा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से जलाए भी नहीं जा सकते। जबकि देखो वो बंदा मर गया है, लेकिन फिर भी उसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, उसको जलाया या दफनाया उसके परिवार की मर्ज़ी से जाएगा, उसके धर्म के अकॉर्डिंग जलाया जाएगा। तो यहाँ तो कुछ भी अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं। हम सब लोग जो भी हमारे 16 संस्कार हैं वो अपने कंधों पे लेकर ढो रहे होते हैं, हालांकि वो संस्कार हमारे अच्छाई के लिए बने थे, लेकिन हम उसको गलत यूज़ करके, मिस यूज़ करके, उसको फ्रीडम जो था, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, जो राइट्स थे हमारे, वो किसी और सत्ता ने हमें अपने कंट्रोल में रखे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों पे भी विचार होना। राइट टू एक्सप्रेशन जो है फ्रीडम है, राइट टू, लेकिन इसके साथ आर्टिकल 21 भी है जिसमें राइट टू लाइफ है, जो हमें जीने का अधिकार है, हमें जीना है, पर जीने कौन देगा हमें,
क्या समाज जीने दे रहा है हमें? क्या हमें मर्ज़ी से रहने दे रहा है? क्या हमें कोई मकान किराए पे देता है? तो ये सब चीज़ें, हम फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। अगर मेरे मेरे ह्यूमन राइट्स, मेरे मानव अधिकार, वो आप सब की ड्यूटीज़ है उनको बचाने का, और आपके ह्यूमन राइट्स मेरी ड्यूटी है आपके रक्षा करने की। उन बुनियादी जो आपके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना मेरा अधिकार है, लेकिन कौन मानता है? तो ये सब चीज़ें हमें सोचना होगा, और इन सब चीज़ों को आप जब भी हम सब जब भी लिखते हैं उनके बारे में हमें सोचना होगा, विचारना होगा, और अपनी कलम जो जो कलम है हमारी, वो बिल्कुल मतलब बायस नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ भी नहीं झुकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी गई हैं तो बायस हो जाए, लेकिन कहानी अपनी जगह होती है, किस्से कहानियाँ अलग होती हैं। लेकिन जब आप क्योंकि किस्से कहानियाँ आपकी जो किताबें हैं वो दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं, और दुनिया भर के लोग जब पढ़ते हैं मुझे यही बोलते हैं, अच्छा यार उनके अंडरवियर में क्या होता है? आपके अंडरवियर में तो ये लिखा गया है कि ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि वो किताबों से पढ़ के आए हैं। दूसरा, मरते हुए भी कि उनको जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उनको जूते मारते हैं। ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव वे में लिखना, और इसको सत्यता पे परखना, कसौटी पे कसना होगा। इन चीज़ों पे आपको अच्छे से लिखना होगा। ये इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि बहुत काम होने वाला है, और हमें इक्वालिटी पे भी काम करना है कि समानता के ऊपर। तो ये जो सब चीज़ें हैं इस पे हाँ यस, लेखक जो हैं तथा बायस ना रहें, तटस्थ ना रहें। तो उस चीज़ की जो मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग शुरू से ही इतने सारे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इतने सारे चीज़ों से गुजरते आ रहे हैं, तो उसमें किसका कसूर है? ये समाज का, या समाज जो हमें आइडेंटिटी दी है? अगर मैं अपने आप को औरत मानती हूँ तो औरत, अब जैसे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, अब वो एक्ट बन गया है, रूल्स भी बन रहे हैं, तो वो अब कुछ टाइम पे सभी के पास का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सबको अब वो मानना पड़ेगा। तो क्या हमारी आइडेंटिटी का अधिकार, हमें पहचान का अधिकार अभी भी क्या सरकार अपने पास रखेगी या अधिकारी अपने पास रखेंगे? तो इसके भी, जैसे नालसा में जो था वो इस बिल में नहीं है, उस तरह आइडेंटिटी का जो सेल्फ आइडेंटिटी थी वो इसमें नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने आप की पहचान मानती हूँ तो मुझे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं ट्रांसजेंडर अपने आप को रखना चाहती हूँ, या मैं महिला या पुरुष, तो मुझे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सब चीज़ें आप सबको जानना होगा। साथ साथ में आप लोग सवाल भी पूछते रहिए, ताकि मुझे लगा कि अगर आपको जानना है कुछ तो मैं उस पर बात भी कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको मैं बात कर सकती हूँ। और ये आप ज़रूर, ये जो फ़िल्म है एडमिटेड, जो एक तरह से मेरी पूरी ज़िंदगी पे तो नहीं आधारित है वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी नहीं हैं, लेकिन वो फोकस है सिर्फ एजुकेशन पे, कि एक ट्रांसजेंडर किस तरह से सारी ज़िंदगी, वो सिर्फ मेरा नहीं, पूरे सभी ट्रांस की ज़िंदगी को डिपेक्ट करता है। वो फोकस करता है कि किस तरह से बचपन से लेकर और उस पढ़ाई को पाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करते हैं, एंड जो लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। तो ये तो हो सकता है कि हर इंसान तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकता तो इसलिए कुछ लोग ही पहुंचते हैं, लेकिन अगर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे उन पे बात होती है, क्रांति आती है, उससे लोगों के बीच में काफ़ी सारी जागृति आती है, लोग एक्सेप्ट भी करना शुरू कर। जैसे मेरी एक्सेप्टेंस ज़्यादातर तो एजुकेशन से हुई है। कई लोगों का विचार ये है कि अलग से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अलग से कॉलेजेस होने चाहिए। तो मेरा मानना बिल्कुल मेरा ये पर्सनल मानना है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि अलग से यूनिवर्सिटी हो, अलग से कॉलेज हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं, जैसे टॉयलेट हो गया, वॉशरूम है, या बेडरूम जो हमारा हॉस्टल है वो अलग हों। तो ये अलग हों, तो बाकी जो हम लोग
क्लास में जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, यूनिवर्सिटी इकट्ठी होगी, सब कुछ इकट्ठा, खाना पीना उठना बैठना ये सब एक ही होगा, तो हमें लोग ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा बात होगी, ज़्यादा संपर्क में रहने से बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी और एक दूसरे के संपर्क में आने से दोस्त भी ज़्यादा जल्दी बनते हैं। वो हमारे दोस्त बनना ना बनना वैसे हर एक इंसान के अपने बिहेवियर पे है, सब ज़रूरी नहीं कि सभी के दोस्त बन जाते हैं या सभी के दुश्मन बन जाते हैं। वो हमारे व्यवहार पे भी निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। वो सभी के साथ होता है, एक मर्द के साथ भी औरत के साथ। ज़रूरी नहीं कि सारे ही ट्रांसजेंडर के दोस्त बन जाएंगे, ऐसा भी हमने नहीं सोचना चाहिए, या सभी दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा नहीं। और ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है कि जब मेरा एडमिशन में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो ऐसा नहीं कि सब ने बहुत जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे भी सहना पड़ा वो सब चीज़ें। तो मुझे भी बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मुझे आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लगा कि नहीं यार, अभी मुझे हाँ, मुझे लगा कि नहीं, एक्सेप्टेंस आएगी लेकिन धीरे धीरे आती है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता चेंज, एक रात में सब कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन हमें संघर्ष करता रहना चाहिए। और इन लोगों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चों को वही सिखाया गया जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से जो सीखा वही आज यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी तो एक महिला के जो बच्चा था वो रो रहा था, तो उसने मुझे देख के बोला कि मैं वो आंटियाँ वो उठा के ले जाएंगे तुम्हें। तो मुझे लगा कि मैं क्यों उठा के ले जाऊँगी भाई। तो ये जो बचपन से हमें शिक्षा दी जाती है, वो बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये उठा के ले जाएंगे, वो बाबा जी हैं, ये हिजड़ा है, वो उठा के ले जाएंगे। वो हम बचपन से उनके कान में डाल देते हैं। उल्टा कि हमें ये बोलना चाहिए कि नहीं, वो आपके आंटी हैं या उनके पास बैठ सकते हैं, लेकिन उसने उसको खींच लिया था अपनी तरफ कि नहीं, उनके पास नहीं जाना, वो उठा के ले जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हम शुरू से बचपन से सिखाते हैं, इसलिए वो यूनिवर्सिटी कॉलेज तक आते आते इन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। और ज़्यादातर लोग हमें या तो धूत गंदा मानते हैं, लेकिन गंदे के साथ साथ लोग सेक्स वर्कर भी मानने जाते हैं। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत लोगों ने प्रपोज भी किए, बहुत सारी मेरे पास ऑफ़र्स आई कि आप चलो मेरे साथ रूम पे। तो ये सब चीज़ें लोग बस ये सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर है तो ये किसी के साथ भी जाने को तैयार है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भाई अगर उन्होंने ये देखा है कि सेक्स वर्क करते तो उनकी मजबूरी भी हो सकती है, उनका कोई ज़रूरत होगी, उनको कोई खाना नहीं दे रहा उनको। आज लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में कौन सी इतनी ज़्यादा जो संस्थाएं हैं वो किन्नरों के बारे में सोच रही हैं, मेल फीमेल के लिए बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं लोग। लेकिन काफ़ी सारे जो सिटीज़ में वहाँ तो फिर भी हो रहा है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं हो रही। एक सवाल था महेश जी का कि उन्हीं के मुंह से सुने गए कि रात को दफनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमें बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मैं कहूँगी कि मैं कौन गलत कौन सही, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। रात को कोई नहीं लेके जाते। आज तक किसी ने ट्रांस को जो हिजड़ा है उसको जलाते या दफनाते हुए इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसके साथ दुनियादार जाते हैं, मतलब कि वो खुद नहीं जाते हैं, बहुत रेयर ही जाते हैं, इसलिए दुनियादारों को भेजा जाता है। और शायद ये परंपरा 1871 के बाद कुछ टाइम पे रही भी होगी। 1871 में ब्रिटिश लॉ आया था जिसमें सभी एंटी ट्राइबल लॉ बना था, तो उसमें जो ट्राइब्स थे उनको अपराधी घोषित कर दिया गया था, और इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर को भी अपराधी घोषित कर दिया गया था। तो जेलों में पकड़ के उनको भरा गया, उनको मारा गया, पीटा गया। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें जो मारने पीटने वाले जो कथाएं हैं ना, ये उसी टाइम की है, अंग्रेज़ों के टाइम पे। अंग्रेज़ों ने ही ये शुरुआत की थी, लेकिन अब हम लोग कोई भी अपने माँ बाप को क्यों मारेगा, अपने गुरु को जूतों से क्यों मारेगा। ये सब गलत चीज़ें, दंत कथाएं हम एक दूसरे सुनते हैं, फिर आगे से आगे इसको फैलाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। तो ये अंग्रेज़ों के टाइम पे कुछ टाइम पे रहा भी होगा, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ लोग जब पीटते थे, मारते थे, उनके जो सिपाही थे, क्योंकि हमें अपराधी घोषित कर दिया गया था, तो हमें पकड़ जेलों में भरा गया और उनको घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए
अगर वो इंसान मर गया तो उसको फिर भी पीटते रहते थे। तो ये सब चीज़ें हमारे एक किस्सों कहानियों में ऐसे घर करती गई और धीरे धीरे वो ख़त्म। 1952 में ये सभी जो जो ट्राइबल एक्ट था वो सारे ट्राइब डीनोटिफाइड हुए थे। उसके बाद सारे ट्राइब्स को एसटी जो कानून बाद में बना था और सभी एसटी शेड्यूल ट्राइब जो कानून बना था उसमें सभी को रिजर्वेशन मिला था। लेकिन जब वो ट्रांसजेंडर उसमें इंक्लूड थे ट्राइबल एक्ट में तो बाद में उनको कोई अधिकार नहीं मिला, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला और 2014 तक ये ऐसे ही चलता रहा। जब उस एक्ट में वो अपराधी बराबर के अपराधी थे तो जब न्याय मिला, जब उनको रिजर्वेशन मिला, उसमें उनको बराबर के अधिकारी नहीं बनाया गया। और जो सरिता जी पूछ रहे हैं कि फीमेल से मेल किन्नरों की संख्या मेल, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कोई गणना भी जनगणना हुई भी नहीं, कोई मैपिंग नहीं हुई, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। सब प्रकृति में बराबरी पैदा हुए हैं। आप देखो नर नारी और तृतीय प्रकृति तीन बराबरी पैदा हुए कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दो चीज़ें चौथी चीज़ भी पैदा हो गई है, या मेल के आगे कोई सब मेल है, फीमेल के आगे कोई सब फीमेल है, या ट्रांस के आगे कोई सब ट्रांसजेंडर है, या इस तरह से प्रकृति ने हर इंसान को बराबर पैदा किया। बराबरी उनकी रेशो रही 19-20 की रेशो रहती है। ऐसा नहीं, आप सोचो 100 लोग अगर आदमी पैदा हुए हैं तो प्रकृति ने 100 औरतें भी पैदा की। तो ये जो जेंडर का जो चीज़ है ना, जो फीमेल, हम लोग तो उस वहाँ पर है, उस देश में रहते हैं जहाँ फीमेल फिटिसाइड होती है, मतलब भ्रूण हत्या होती है। अब सारी शहर की जो दीवारें पुती होती हैं कि नामर्द लोगों के लिए, कि इसमें लिखा होता है कि सारे लोग नामर्द हैं, उनके लिए इलाज है, और बदनाम औरतें हैं। तो अब खुद अपने शहरों की दीवारों को देखिए, सारे शहर की दीवारें पुती हैं नामर्दों से और बदनाम औरत हैं। तो क्यों ये सब चीज़ें हमें सोचना होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब कोई बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो गया और बहुत दूसरी चीज़ बहुत कम पैदा हो गई। कुदरत खुद बैलेंस करके रखती है। इसलिए ये हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांस मैन ज़्यादा हैं, ट्रांस फीमेल ज़्यादा है। ट्रांस मैन बराबरी होंगे, वो दिखाई नहीं देते, या वो विजिबल हमारे सामने भी आगे से गुजर के जाएगा ना, हमें फिर भी नहीं पता चलेगा ट्रांस मैन का। अगर वो सर्जरी करवा के चले गया, हमारे सर्जरी करवा के और हमारे आगे से गुजर गया तो हमें फिर भी नहीं पता लगेगा कि ये लड़की थी। लेकिन हम जैसे जो हैं इतने 6 फुट का इंसान या 5 फुट 8 इंच 7 फुट का जो साड़ी पहन ले तो आपके सामने जाएगा तो कहेगा ये तो हिजड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसा हम नहीं कह सकते कौन ज़्यादा कौन कम है। बिल्कुल। और फिरोज जी कह रहे हैं कि थर्ड जेंडर के इतिहास की सही जानकारी बिल्कुल। अभी मेरे पास एक किताब है, ये किताब है, इसमें भारतीय इतिहास में थर्ड जेंडर नाजिर भी बोला जाता है, राजस्थान में नाजर बोला जाता था, और जिसको हिजड़ा भी कहते हैं, उनके बारे में। और इसमें किस किताब को लिखा है, प्रोफेसर SP व्यास ने, ये इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा है इसमें। और मनोरमा जी ने भी इसमें हेल्प किया काफ़ी सारी चीज़ें। और काफ़ी मैंने इनका जो सुना था व्याख्यान इनका यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी में और जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी सुना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर वो जो रेफरेंस इसमें दिया गया है मैंने उनको खोजा भी, उनको पढ़ा भी, तो मुझे लगा कि यस बहुत सारा चीज़ें लिखी गई इस इतिहास में जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लिखा है। नाजिर हरकरन है, और जो इसमें ये भी है कि मंदिरों का और जो देवालयों का और जो एजुकेशन था, स्कूल सिस्टम था, ये सब नाजिरों के हाथ में था। नाजर लोग ही इसके रक्षा करते थे। हरम का भी, हरम जो महिलाओं का जो गृह था उसका, धार्मिक स्थलों का, स्कूल एजुकेशन का, इसका जो देखभाल थी, इनके जो प्रबंधन था वो नाजर लोगों के पास, हिजड़ा लोगों के पास था। और देवदासी प्रथा भी
हिजड़ा लोगों ने, किन्नर लोगों ने शुरू की, क्योंकि इसमें महिलाएं बाद में आई हैं। उस टाइम जो किन्नर की शादी वो शिव के साथ की जाती थी। मंदिरों का देखभाल करने के लिए उनको रखा जाता था, मंदिर की सेवा करते थे उनकी। इस तरह से धीरे धीरे ये उसमें किन्नरों की संख्या कम कर दी गई और महिलाओं की बाद में देवदासी प्रथा महिलाओं से अब जानी जाती है, लेकिन वो शुरुआत में तो किन्नरों से ही हुई थी। इसी तरह भक्ति है, भक्ति और सूफीज़्म जो दोनों आंदोलन थे, इसमें भी नारीवाद का ज़्यादा आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो आप नारीवाद ज़्यादा रहेगा इसमें, क्योंकि जो भक्ति है वो जो है सनातन जो परंपरा हिंदुओं में जो वो गीता को बेस मानते हैं, और गीता में लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ। तो प्रकृति स्त्री है और हमारी आत्मा स्त्री है। हम लोग आत्मा को अपने स्त्री भाव में देखते हैं, अपने उसको जानते हैं, उसको संबोधित स्त्री भाव में ही करते हैं, और परमात्मा को पुरुष भाव में संबोधित करते हैं। इसी तरह सूफीज़्म जो है, सूफ़ी में भी बाबा बुल्ले शाह का आप पढ़ोगे कलाम, शाह इनायत के बारे में जिस तरह से उन्होंने लिखा है, और वो 12 साल तक उसके बूहे आगे मत दरवाजे करके नाचते हैं लड़की बन के। एक उन्होंने कहा कि ने मैं रुसिया यार मनाने पावे, मैनू कंजरी बनना पवे। ये भी ऐतिहासिक है। और शाह हुसैन और माधो लाल का भी है, लाहौर में उनकी दरगाह है, दोनों बहुत प्यार करते थे। उनकी जितने भी काफ़ियाँ हैं वो सब आपस में उन्होंने प्यार के माधो हुसैन बोला जाता है, उन्होंने आपस के लिए एक दूसरे के लिए लिखे हैं। इसी तरह अमीर खुसरो साहब निजामुद्दीन के लिए बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, कौल लिखते हैं जो कव्वाली बन जाती है बाद में। ये बहुत सारी चीज़ें आपको दोनों में मिलेगी कॉमन, कि उसमें भी औरतवाद, एक नारी की तरह रहना होता है सूफीज़म में भी, और उसमें भी जो सूफी में कैसा भक्ति में भी। तो वृंदावन में तो ज़्यादातर लोग अपने आप को सखी मानते हैं। वृंदावन में सखी ही बन के जाना होता है, एक आत्मा बन के जाना होता है, क्योंकि गीता में ऐसा लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ। तो उनकी नगरी में तो औरत बन के ही जाना होगा। वृंदावन जब एक बारी मीरा आई चित्तौड़गढ़ से, तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी से पूछा कि मुझे आपसे मिलना। तो उनके जो चेलों ने उनको मैसेज पहुँचाया, और उनको जब मैसेज उत्तर मिला तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी सन्यासी हूँ, मैं औरतों का मुंह नहीं देखता या मैं उनसे मिलता नहीं हूँ। तो मीरा ने जवाब भेजा, अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया। तो ये जब मैसेज उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती होगी, भागे हुए बाहर आए। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती होगी, मैं अपने आप को पुरुष मान बैठा हूँ। और चैतन्य महाप्रभु इसी तरह भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पुरी में वो औरत बन के लंबे बाल करके नाचते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक फेमिनिज़्म, जो औरत जो है एक महिलावाद में भी मिलेंगी आपको। और हम लोग तो खुद उसके लिए ये माना जाता है कि अंदर की हम प्रभु ईश्वर के लिए ये साड़ी, ये 3 कपड़े पहन लिए, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह की जो किस्से कहानियाँ हैं जो इतिहासों में भी दर्ज हैं और पुराणों में भी दर्ज हैं। तो अगर हम ये पढ़ेंगे इस तरह की किताबें, इनका रेफरेंस देखें, इसमें जो जो रेफरेंस हैं आप उनको खोजेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किशन जी कह रहे हैं स्कूल में ही आपके बारे में जानकारी देनी सही है, एक चैप्टर आपका भी होना चाहिए। मैं बहुत सारे स्कूलों में ट्रेनिंग दे रही हूँ। जैसे हमारे स्कूल चंडीगढ़ में स्कूल है सेंट पीटर्स, तो इसमें मेरा कई बार सेशन हो चुका है। और जो बच्चे हैं दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, दे आर वेरी ओपन माइंडेड नाउ। कुछ जब लॉकडाउन के टाइम पे ही बच्चों ने ही, टीचर्स को नहीं पता था, बच्चों ने ही इंस्टाग्राम पे मेरा लाइव करवाया था, 9th-10th के बच्चों ने। आप सोचो, हम लोग तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं, इतने बड़े बड़े आप लोग सब लोग ज्ञानी लोग हैं, प्रोफेसर हैं, कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं। आप सोचो उन बच्चों ने कई बच्चों ने मतलब उसमें जो लाइव देख रहे थे, कई बच्चे देख रहे थे पूरे स्कूल के, उन्होंने काफ़ी पब्लिसिटी की थी। सेंट जॉन सबसे बड़ा स्कूल है चंडीगढ़ का, मतलब कॉन्वेंट स्कूल है। एंड इससे क्या फ़र्क पड़ा, पिछले साल मैंने 2-3 टॉक की वहाँ पर, उससे क्या चेंज आए कि मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़ गए
और टीचर्स जो उनके प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा कि हम लोग एक जो नोटिस बोर्ड होता है वो हम सिर्फ ट्रांसजेंडर के बारे में ही हर रोज़ नई नई जानकारियाँ इसमें लिखा करेंगे और बच्चों से ही इनके चित्र भी बनाया करेंगे, उनकी जानकारियाँ भी एकत्रित किया करेंगे। और जो बच्चों की डायरीज़ होती हैं उसमें भी हम एक ऐसा पेज रखें जिसमें ट्रांसजेंडर के बारे में लिखा होगा, ताकि जो डर है और जो अज्ञानता है वो बचपन से ख़त्म होना शुरू हो। और पेरेंट्स ने काफ़ी इसका प्रोत्साहन दिया, काफ़ी अच्छा उनको लगा। सेंट कोलंबस है दिल्ली में स्कूल, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने भी, वो विज़िट करने आए थे मेरे पास दिल्ली से करीबन 10-15 बच्चे, तो वो भी काफ़ी जानकारी, उन्होंने भी अपना इंस्टाग्राम पे लाइव करवाया। तो ये जो चीज़ें, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, इससे चेंज आता है। क्योंकि हमें उनको अनलर्न नहीं करना पड़ेगा, हमें उनको, आप जो 40+ हैं उनको तो अनलर्न करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो सीख गए हैं। उनको बताओगे तो आप कहेंगे ले तुझे ज़्यादा ही पता है, कल का बच्चा है तू, हम तो 40 साल 50 साल अपनी जूतियाँ घिसी, बाल सफ़ेद किया धूप में, और तुम मुझे कल के बच्चे आके बता रहे हो। लेकिन जो बच्चे बचपन से ही फर्स्ट क्लास से ही उनको बताना शुरू कर दिया कि नहीं, जेंडर 2 नहीं होते हैं, सेक्सुअलिटी इज़ नॉट बाइनरी, ये सब चीज़ें हम बचपन से बताना शुरू करें, तब जाके वो ऐसी स्थिति में आएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, उनको पता लगेगा कि तो बहुत बड़ा सागर है। तो ये हमें बचपन से सिखाना होगा। और स्कूल कॉलेज अलग नहीं होने चाहिए, सिर्फ उनके बीच में ही हम लोग पढ़ना चाहते हैं। और बचपन में तो सभी इकट्ठे ही पढ़ते हैं, किसी को नहीं पता लगता है, वहीं से तो लोग ड्रॉप आउट होते हैं, वहीं से तो हम लोग भागते हैं, स्कूल छोड़ते हैं। तब तक तो जैसे मैंने सारी ज़िंदगी तो स्कूल में ही पढ़ाई की, सबके साथ की, बॉयज़ थे, गर्ल्स थी, कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़े हैं, 94 तक तो मैं इकट्ठे ही पढ़ी हूँ। उसके बाद जो बीच में गैप आ गया 23 साल का, लेकिन उसके बाद भी मैंने इकट्ठे ही पढ़े। सिर्फ जो जद्दोजहद थी, जो लड़ाई थी, वो टॉयलेट की थी और हॉस्टल की थी और फीस माफ़ी की। इसके अलावा मेरे को अलग यूनिवर्सिटी की कोई लड़ाई नहीं थी कि अलग यूनिवर्सिटी बनानी है, ऐसा कुछ भी हमें चाहिए नहीं। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। जी। और ईश्वर जी पूछ रहे हैं कि समाज से अभी भी वह सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा है, यूँ कहें कि समाज अभी वह सम्मान नहीं दे रहा है, विशेषकर छोटे शहरों कस्बों में, समाज का नज़रिया कैसे बदलेगा? इसके लिए पानी जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, पहाड़ से पानी नीचे की तरफ आता है, गंगा नीचे की तरफ बहती है और समुद्र में मिल जाती है। तो हमें पहले जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे कलेक्टर्स हैं, जो डीसी हैं, जो हमारे तहसीलदार हैं, जो हमारे सरपंच हैं, पंच हैं, उनको हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको एक और ये जो सेंसिटाइजेशन वर्क है, हम उनको संवेदनशील बना रहे हैं, वो एक दिन में नहीं बनता है, आपको कई साल लग जाते हैं। आप सोचिए, मेरे को 20 साल लग गए, 2002-3 में शुरू किया काम, आज 2020 है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो LGBT प्राइड ऑर्गेनाइज़ किया मैंने 2013 में, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो जो शिक्षा के केंद्र हैं, जहाँ से यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये इस तरह के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, उन्होंने मना कर दिया था। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो अब जाके अब एक्सेप्टेंस आई हैं, लेकिन तब नहीं थी, तब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वही यूनिवर्सिटी है, आज साथ में खड़ी है, साथ में प्राइड करती है, साथ में सब कुछ है। काजल जी पूछ रही हैं कि ट्रांसजेंडर और किन्नर में बहुत फ़र्क है। किन्नर और ट्रांसजेंडर में फ़र्क नहीं है। जो ट्रांसजेंडर है वो इंग्लिश वर्ड है, किन्नर संस्कृत शब्द है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ट्रांसजेंडर जेंडर चेंज करना है, और किन्नर हमारे संस्कृत में ऐसा ही शब्द बोले हैं, किन्नरः, किस तरह का आदमी है, और ये संस्कृत, यहाँ ट्रांसजेंडर नहीं बोला जाता, तो ये अंग्रेजी शब्द है। और जो जिसको ये बताना चाह रही है इंटरसेक्स बहुत कम पैदा होते हैं। इंटरसेक्स 2 लिंगीय होते हैं, या मैंने आपको पहले ही बताया कि जिनके शरीर की जो आकृतियाँ, जो उनका बनावट होती है, जो अंडरवियर वाली के अंदर की, वो कन्फ्यूज़न वाली होती हैं। तो वो तो मैं बता चुकी हूँ पहले कि दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरसेक्स कैन बी ए मेल और फीमेल, वो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं।
कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैंने 3 बताए थे, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स पैदा होते हैं। और ट्रांसजेंडर जो हैं वो अपना जेंडर चेंज करते हैं। मोस्टली सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। हिजड़ा एक कल्चर है, उसमें जो ट्रांसजेंडर जाता है वो हिजड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कुलदीप जी, धार्मिक के बारे में तो मैंने बताया कि भक्ति और सूफिज़म का बहुत बड़ा इसमें है, और पूरी दुनिया में जिस तरह से रहा, इस्लाम में बहुत सारी एक्सेप्टेंस रही है। तब जो मुग़ल सल्तनत में, मुग़ल दरबारों में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस रही है, एंड बहुत बड़ी बड़ी पदवियों पे चले गए थे। धार्मिक में परंपराओं में देखा जाए तो सतयुग में जब समुद्र मंथन होता है तो एक तरफ आदित्य और एक तरफ दैत्य, तो उनके बीच में अमृत के लिए मंथन मतलब लड़ाई होती है। और तो उसमें जब लड़ाई होती तो भगवान कृष्ण किन्नर बन जाते हैं, विष्णु किन्नर बन जाते हैं। तो ये वर्णन तब का है। और फिर जो त्रेता युद्ध भगवान राम के टाइम पे भी ऐसा वर्णन है कि किन्नर की कथा आती है। उसमें भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो वो नर और नारी को जाने को बोलते हैं, तो किन्नरों को नहीं बोलते हैं। इसलिए जब वो 14 वर्ष के बाद वापस आते हैं तो पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने कहा हम लोग किन्नर हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने नर और नारी को जाने को कहा था, हमें नहीं बोला था। तो ये कहानी उस टाइम की है। और जो द्वापर युग में है, महाभारत के समय में भी आपको पता है कि शिखंडी का था, और बृहनल्ला अर्जुन का, और कृष्ण का मोहिनी रूप में दोबारा से अरावनी बनना, अरावण के साथ उनके विवाह होना। तो ये सब किस्से कहानियाँ और उनमें धार्मिक पुस्तकों में वर्णित हैं। काजल जी, आप कह रहे हैं कि साड़ी पहनने से किन्नर ट्रांसजेंडर नहीं बन सकता। तो साड़ी और पहनने से कोई किन्नर नहीं बन सकता, सही कह रहे हो। वो उसकी आइडेंटिटी है, वो पहने ना पहने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर रोल भी होते हैं, जेंडर एक्सप्रेशन भी होते हैं। जेंडर एक्सप्रेशन होता है कि मैं अपने आप को प्रदर्शित करना है, मगर मैं ट्रांसजेंडर एक अंदर की आइडेंटिटी है। सभी आपको पता है डेरे में सभी कैस्ट्रेटेड होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें और इंटरसेक्स भी होते हैं, लेकिन इंटरसेक्स बहुत कम होते हैं। साड़ी पहनने से कोई ट्रांसजेंडर बने ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई एक आइडेंटिटी है। कोई पैंट शर्ट में भी रह सकता है, वो आप जानते हैं। सब लोग, हम लोग पहले, आप भी, सब लोग, हम लोग पैंट शर्ट में ही रहे हैं पहले। साड़ी पहनना हम लोग 18-20 साल की एज में जब हमें लगता है कि मैं औरत हूँ, तो हम लोग फिर बाइनरी में चले जाते हैं, लाइक औरत की तरफ। कई लोग जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं। कई लोग बाइनरी में रहते हैं, कई सोचते हैं मैं औरत हूँ तो मुझे औरत जैसा ही रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं मैं पुरुष हूँ तो मैं पुरुष जैसा रहना है। कई लोग बाइनरी में फंसते ही नहीं हैं, वो सोचते हैं कि मैं इन दोनों में नहीं हूँ। तो वो कुछ भी अपना सकते हैं, कोई भी ड्रेस कोड अपना सकते हैं अपना। ये इसलिए इसमें तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो किन्नर हैं या ट्रांसजेंडर बन सकता साड़ी पहनने से, नहीं बन सकता। लेकिन ये जेंडर एक्सप्रेस नहीं कर, मतलब जेंडर एक्सप्रेशन आप समझ रहे हो कि जेंडर एक्सप्रेशन है कि अगर मैं ट्रांस अपने आप को मान रही हूँ, पुरुष मान रही हूँ या औरत मान रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं मैं साड़ी पहनूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं सूट पहनूँ या कुछ भी पहन सकते हैं। इट्स माई राइट, ये मेरा अधिकार है, ये मुझे संविधान ने ऐसा ही दिया है। संविधान ने ऐसे ही मुझे राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, ये सब दिया है। तो संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यस, क्रॉस ड्रेसिंग में तो जेंडर अम्ब्रेला जो होता है, सॉरी जेंडर है वो एक अम्ब्रेला है। जो जेंडर है एक अम्ब्रेला है, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटी है। उसमें इंटरसेक्स भी हैं, उसमें क्रॉस ड्रेसर्स भी हैं, उसमें ट्रांस मैन भी हैं, ट्रांस वुमेन भी हैं, उसमें बहुत सारे ट्रांस वेस्टाइट हैं,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग आते हैं। महेश जी, सभी क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि 6 फुट का इंसान, 5 साढ़े 5 फुट का, 7 फुट का इंसान वो नज़र आता साड़ी पहना हुआ, लेकिन ट्रांस मैन 5 फुट या 5 फुट 4 इंच 6 इंच वो आदमी की ड्रेस में रहता है, या वो हार्मोन्स लेके मेल जैसा हो जाता है, ब्रेस्ट रिमूव करवा दे, यूट्रस रिमूव करवा, सर्जरी से रिमूव करवा के वो आदमी जैसा रहता, तो आप पहचान नहीं पाओगे। वो आप, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके सामने से गुजर जाएगा तब भी आपको पता नहीं चलेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है ट्रांसमैन हैं, जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जब तक वो बताएंगे, लेकिन अब ट्रांस वुमन नहीं भी बताएगी तब भी आपको पता चल जाएगा कि वो एक ट्रांसजेंडर है, क्योंकि एक तो उनके आवाज़ से, उनके उठने बैठने से, उनके उनके जो शारीरिक बनावट है उसके कारण भी। एक मेल टू फीमेल जो है उनकी दाढ़ी भी हल्की हल्की रहती है तो उससे पता नहीं कि दाढ़ी है, लेकिन एक ट्रांस मैन की अगर दाढ़ी नहीं भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिकना लड़का है बोलेंगे, चिकना लड़का है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। पुस्तक के बारे में आपको मिलन जी मैं बता दूंगी और आप पढ़िए इनको। पूर्णिमा जी कुछ बोल रही हैं, मनुष्य को अलग अलग पायदान पे खड़ा करके किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाना, किसी को पहली प्रकृति तो किसी को तीसरी प्रकृति करना ठीक नहीं। यस, बातचीत के समय भी लोग दिया, दीदी या भैया या अपने इस तरह के शब्दों का क्योंकि कल मेरे को एक फ़ोन आया था जिसमें फ़ोन करने वाले ने कहा कि आदरणीय, मैं आपको रिस्पेक्ट से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हैं, आपका प्रोनाउंस क्या है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरा फ़ोन की तरफ अगर कोई आदमी की तरह आवाज़ आ रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आदमी होगा, या उसकी पतली आवाज़ होगी, वो ज़रूरी नहीं कि वो महिला होगी। तो ये सब अच्छी बात है। अगर किसी को पूछा जाए कि मैं आपको किस तरह संबोधित करूं, आपका संबोधन क्या है। जैसे मैं एयरपोर्ट गई थी तो मुझे यूरोप जाना था, तो मुझे पूछा गया कि आपको, हालांकि मैंने साड़ी भी पहनी थी, फिर भी उन्होंने पूछा कि आपको किस तरह संबोधित किया जाए। तो मैंने बताया कि फीमेल। और तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें पता लगती हैं। यस, एडमिटेड, या हम लोग एडमिटेड देख सकते हैं, तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एडमिटेड ज़रूर देखिए। ये यूट्यूब पे है, और यूट्यूब पे सिर्फ आप एडमिटेड टाइप करेंगे तो आपको फुल मूवीज़ का जो आ जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिए। सब लोग जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिए। मोहम्मद जी, यस वी कैन सेंसिटाइज एवरीवन, लाइक इंस्टीट्यूशंस वी हैव टू like we can organize seminar workshop, but the person should be the speaker should be sensitized, and he has to be a good, he or she has to be good knowledge about gender identity, sexuality, gender expression, gender role, and he or she has to acknowledge, like they have to be a good knowledge about law and constitutions, bill, everything. And they have good knowledge about religion also, like mythology, not religion, mythology and history also. And we have to sensitize everyone, and continuously sensitization work is go on, uh, like it should be regular, not once in a year, but it should be organized every twice a month or twice a year.
but it depends upon the circumstances. Yeah, so if someone has questions, they can ask me. People can only talk about gender in rights, body, not soul. But can we assure someone that soul is important rather than body? Your gender is an yeah. थैंक यू एंड एवरीवन। अगर आपके साथ पास क्वेश्चन है तो आप पूछिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। देखिए, नकली असली कुछ नहीं होता कृष्ण जी। ये अपनी आइडेंटिटी है। संविधान ने जिसको जो लगता है कि वो गलत शरीर में ट्रैप हो गया है, उसको लगता है कि नहीं वो फिट नहीं इस बॉडी में, ही कैन और शी कैन चेंज द जेंडर। ठीक है, तो ये तो बिल बन चुका है। इसमें आपको सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करना। किसी का दिमाग नहीं ख़राब होता है कि वो साड़ी पहन ले। इतना आसान नहीं साड़ी पहनना, और इतना आसान भी नहीं है कि वो अपने सर्जरी करवा के मैन बन जाए, आदमी बन जाए, पैंट शर्ट पहन के, या अपने ब्रेस्ट रिमूव कर दे या यूट्रस निकलवा दे। ये तो मेल टू फीमेल टू मेल बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी बहुत सारी सर्जरीज़ होती हैं। और ट्रांस वुमन की मैं के बारे में कहूँगी कि कोई आसान नहीं है साड़ी पहनना, और अपने शहर में पहनना तो और भी मुश्किल है कि अपने घर में अपने परिवारों में रहना, अपने सोसाइटी में रहना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर करेजियस बंदा हो, अगर उसके अंदर हिम्मत है, यस, उसको लगता है कि मुझे तो रहना ही इसी समाज में और मुझे बदलना ही यही समाज है, यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे, दूसरे शहर में जाएंगे, दूसरे लोगों को बदलेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो वहीं की वहीं बात रह जाएगी। दूसरे शहर के बदलने का फ़र्क नहीं, लेकिन बदलना है तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास को बदलना होगा। एक गज़ल है, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। तो ये पहले तो अपने घर में बिखरी हुई चीज़ों को हम कहाँ भाग के जाएंगे, किस किस से मुँह छुपाएं, कहाँ कहाँ भागेंगे। तो पहले तो अपने ही समाज को, अपने जो आसपास के लोगों को बदलना होगा। नकली असली कुछ नहीं होता है, ये सब मन का फतूर है, हमारे दिमाग में है। इसमें अगर कोई इंसान जेंडर आइडेंटिटी चेंज करता है तो वो लीगली चेंज करेगा, उसका आधार कार्ड, उसका वोटर कार्ड, उसका पासपोर्ट, सब कुछ लीगल चेंज होगा। सो उसमें नकली असली की कोई गुंजाइश नहीं है। और या आई होप आपको पता, ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अगर क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, भारती जी पूछ रही हैं कि किन्नर में क्या उत्पादन क्षमता होती है। किन्नर, अगर आप जननांगों से बोल रहे हैं कि वो बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेल टू फीमेल होते, फीमेल टू मेल, उनके शारीरिक अंग तो पूर्ण होते हैं। इंटरसेक्स की बात करें तो अलग बात है। इंटरसेक्स का भी ये तो बहुत बड़ी रिसर्च की बात है, मतलब ये रिसर्च का विषय है। इंटरसेक्स भी कैसा पैदा होते हैं, अगर उसका लिंग पीनस अगर विकसित है, अगर योनि भी साथ में, अगर पीनस काम भी कर रहा है, तब भी वो बच्चा पैदा कर सकता है। उसका अगर पीनस डेवलप नहीं है, उसकी योनि डेवलप्ड है, उसका यूट्रस भी है, तो ये बहुत, देखो ये सिर्फ धनंजय के ऊपर या किसी एक ट्रांस के ऊपर आप रिसर्च करके नहीं कर सकते। हर एक की बॉडी अलग है। मैंने आपको पहले कहा,
सबका शरीर अलग है, सबकी बॉडी अलग है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन वो अलग चीज़ है। शारीरिक क्षमता अलग है। क्या एक औरत बच्चा पैदा करती तो क्या उसको हम लोग, अगर वो बच्चा पैदा नहीं करती, क्या हम उसको ये कहेंगे कि वो औरत नहीं है क्या? तो ये आइडेंटिटी अलग चीज़ होती है एंड सेक्सुअलिटी अलग चीज़ है। लैंगिक विकलांगता कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई विकलांग नहीं होता है। सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, इसमें सब सबल होते हैं सब चीज़ करने में। बट अगर फोर्सफुली अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती उस चीज़ में जो नहीं करना चाहता उसमें धकेला जाता तो वो अलग चीज़ है। उसमें उसको धकेलना, उसकी मर्जी नहीं है, उसको धकेलना नहीं चाहिए। उसको अगर शादी करने का मन नहीं है तो उसको उसमें धकेलना नहीं चाहिए। अगर ट्रांसजेंडर चाहता है वो शादी करे, किसी औरत के साथ भी शादी करे, तब भी कर सकता है। एक लड़की अगर किसी लड़की को चाहती तो क्या हम ये मानेंगे वो लड़की नहीं है क्या? एक लड़का किसी और लड़के को चाहता है तो क्या हम ये मानेंगे कि वो लड़का नहीं है? उसकी सेक्सुअलिटी, दोनों में आपको फ़र्क करना समझ आना चाहिए कि दोनों चीज़ें अलग हैं। जेंडर आइडेंटिटी अलग है। जेंडर आइडेंटिटी मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है समाज में, ये, और वो दिमाग से होती है। और मेरी लैंगिकता, मेरी जो आकर्षण है वो शरीर के निचले हिस्से से प्रदर्शित होती है और उसको कंट्रोल भी दिमाग ही करता है। तो ये आपको पढ़ना होगा, सही है बिल्कुल। आपको जानना होगा कि जेंडर और सेक्स में दोनों फ़र्क है और सेक्सुअलिटी भी होती है। तो तीनों चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। आपको बहुत सरल भाषा में बता दूं दोबारा से कि सेक्स मतलब मैं किस शरीर को लेकर पैदा होती हूँ। वो कंप्लीट मैन का भी हो सकता, औरत का भी हो सकता, कंप्लीट ना भी हो, लेकिन क्षमता होती है नहीं भी होती है, डिपेंड करता है। कई मर्द बच्चा नहीं पैदा कर सकते अच्छे खासे, या औरत बच्चा नहीं पैदा, इसका मतलब ये तो नहीं कि ना वो मर्द या औरत नहीं है। दूसरी बात, जेंडर जब वो शरीर के बाहर आता है तो ये चिल्लाता हुआ तो नहीं आता है ना कि मैं आदमी आ गया हूँ, मैं औरत आ गई हूँ। उसका जेंडर समाज डिसाइड करता है कि ये लड़का है या लड़की। लेकिन कुछ साल बाद वो खुद भी डिसाइड करता है, यस मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। आप 3 साल 5 साल के बच्चे को पूछ के देखना, लड़के को, कि आप लड़की हो, कहें नहीं मैं लड़का हूँ, तो उसको समझ आए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं उस दोनों में, उसका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल शरीर वो मिसमैच हो जाता है। जो उसका दिमाग है, जो मनोवैज्ञानिक सेक्स है, और जो हमारा शारीरिक लिंग है वो मिसमैच हो जाता है। इसके कारण वो कंफ्यूज हो। लेकिन शारीरिक क्षमता तो रहती है ना, बच्चा पैदा करने हो ना हो अलग चीज़ है, लेकिन क्षमता रहती है, और वो उसकी तरफ रुझान हो ना हो अलग चीज़ है। तीसरी पंक्ति आती, तीसरा स्टेज आता है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी लाइक मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, वो 12-15 साल की एज में होता है। उसमें आकर्षण होता है, मैं किसकी तरफ आकर्षित हूँ, मैं मेल की तरफ हूँ, मैं फीमेल की तरफ हूँ, मैं दोनों में नहीं हूँ, मैं सब में आकर्षित होती हूँ। ये भी होता है। तो इन चीज़ों पे विकलांगता नहीं होती। विकलांगता तो ये होती है कि ना कि शरीर का कोई अंग, मतलब वो जो अंडरवियर के अंदर जो पीनस है या वजाइना वो है ही नहीं, है ना। तो लेकिन ट्रांस के तो होते हैं सब कुछ। विकलांगता तो हम सही इसको शब्द नहीं, इसमें विकलांगता नहीं होता, तो इसको जो हैंडीकैप शब्द है ये भी तो हटा दिया गया WHO ने, यूनाइटेड नेशन ने। हैंडीकैप का मतलब होता है भीख मांगने वाला। ये अमेरिका में ईजाद हुआ था कि जो विकलांग, जो आप बोल रहे हैं विकलांग पैदा होते थे, उनको सड़क पे ऐसा समझाया जाता है कि भीख मांगेंगे, और बड़े बड़े हैट लेके पहनते थे, और वो कॉर्नर सड़क के किनारे खड़े हो जाते थे, और जैसे ही कोई आता था वो अपना हैट को आगे कर लेते थे, अपने जो टोपी थी वो बाहर आगे किसी के आगे कर लेते थे, उसमें वो कुछ भी पैसा कॉइन्स डाल देते थे, तो उसको बोलते हैं हैंड कैप इन हैंड। वो बाद में धीरे धीरे हैंडीकैप बन गया शब्द। तो इस तरह के जो शब्द हैं विकलांगता या हैंडीकैप, ये शब्द डेरोगेटरी हैं। कोई भी इंसान इस तरह का नहीं होता है। जी धन्यवाद आप सबका। मुझे लगता है कि समय काफ़ी हो गया, और मैं क्षमा चाहती हूँ आपका समय लेने के लिए, और माफ़ी भी चाहती हूँ मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरे से कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं, या मैं कोई जानकारी नहीं दे पाई, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या अनुराग जी हैं, फिरोज जी हैं, इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मेरे पास वो संदेश आ जाए, मैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचा दूं।
और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक समाज को सामने लाने का, ताकि समाज में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हों और सब हम बराबर लोग हैं, हम सब इक्वल ही हैं, ना हम नीच हैं ना हम बहुत बड़े हैं, मतलब ना भगवान हैं, हम सब इक्वल हैं। तो हम चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं। एंड घरों से अपने बच्चों को नहीं निकालो, कम से कम उनको अपने समझ के उनको आप खुद समझ के उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको समझना है, उनको नहीं समझना है। वो जैसे पैदा हैं वैसे ही रहेंगे वो लोग। धन्यवाद सबका। जितना मैं बोल पाई, जितना मैं जानती हूँ, तो आशा है इस बार थोड़ा अच्छा बोल पाई होंगी। तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने अगर सही नहीं बोला तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। ये दिल की बातें हैं, दिल से जो निकला है वो मैंने बोल दिया है। किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को परेशानी हो इन शब्दों से, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ।